नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बार के चुनाव की तरह ही एक ही चेहरा है जो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, वो है ब्रांड मोदी। बीजेपी का संगठन तब भी होता था और आज भी है, लेकिन वो सिर्फ साध्य है लक्ष्य तक पहुंचने का। बहरहाल बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान का एक तरह से कॉम्बो पैक तैयार किया है। उसमें इलाके विशेष और नेता विशेष के मुताबिक मुद्दे, नीतियां और हार्ड हिटिंग एजेंडे को रखा गया है। संदर्भ एमपी का ही लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों सरकारों की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को सबके सामने रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कांग्रेस की नीतियों को आलोचनात्मक तरीके से निशाने पर रखते हैं और उनके लहजे में आक्रामकता होती है। बाकी के नेता अपनी छवि के अनुरूप मुद्दे सामने रखते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए तो इतने एकेडमिक टाइप विषय यानी अर्थव्यवस्था, कोविड के वक्त की उपलब्धियां सामने रखी। अब बात कांग्रेस की करें तो उनके नेताओं के बीच ऐसा समन्वय या तालमेल अभी तक नहीं दिखा। ना दिखने की बड़ी वजह यह है कि लगातार हार और गठबंधन के सहयोगियों के सामने अपर हैंड ना होना भी उनके मनोबल पर असर डाल रहा है। रही से एक असर छापे और खातों के फ्री जोन उन्होंने पूरी कर रखी है। कांग्रेस ठीक तरह से खुद को ना तो अगुआ प्रचारित कर पा रही है और ना ही पीड़ित। एमपी के 2 बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने अपने इलाकों में ऐसे बांध दिए गए हैं कि उनके कहीं और जाने की गुंजाइश दिखती ही नहीं है। तो आज बात इन्हीं सब मसलों की करेंगे कि इस लड़ाई में कौन आगे और कौन पीछे। क्या एमपी में अपने फिक्स वोट बैंक को साबुत रख पाएगी कांग्रेस? क्या इस बार के नतीजे भी वैसे ही आएंगे जैसे बीजेपी प्रचारित कर रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आक्रामक तो है, लेकिन उसने अपने मुद्दे इलाकाई और अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग रख रखे हैं। इसे ऐसे समझिए, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहीं जाते हैं तो वे अपनी एमपी की सरकार के साथ साथ मोदी सरकार की नीतियों को भी अपने भाषण में रखते हैं। कांग्रेस की नीतियों और नेता पर कटाक्ष का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने संभाल रखा है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए तो उन्होंने प्रबुद्धजनों से संवाद किया तो देश की अर्थव्यवस्था, कोविड के समय किए गए सरकारी प्रयासों पर बल दिया। यानी वो जानते थे कि बुद्धिमानों से संवाद करने में किन विषयों को फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर निर्माण या सनातन पर ज्यादा बात नहीं की। हालांकि बीजेपी ने तय किया है कि चुनाव प्रचार के चरम में वो हम राम को लाए हैं वाला नारा प्रबल करेगी, लेकिन पार्टी ने एक कॉम्बो पैक जैसा प्रचार अभियान तय किया है, ऐसा दिख रहा है। सारे पाश्चात्य देश मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, इसमें वो फैसला नहीं कर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और बोल्ड डिसीजन देकर के लॉकडाउन लगाया और कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए देश को 1.5 महीने 2 महीने में तैयार किया। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट है 2.1% और भारत का ग्रोथ रेट मोदी जी के नेतृत्व में है 6.5%। और हमारे कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई। मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि वो तो बेरोजगार जरूर हो गए हैं। उधर कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उसके बड़े नेता यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी देश के उन इलाकों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां कांग्रेस की जमीन पहले से ही है। दौरा वो हिंदी पट्टी में भी करेंगे, लेकिन यहां उन्हें पता है कि यहां की जमीन उनके लिए सियासी तौर पर उर्वर बची नहीं। यहां के जो बड़े नेता हैं, मसलन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उन्हें बीजेपी ने उन्हीं के इलाकों में इतना कस के रख दिया है कि वो हिलने डुलने का भी सोच नहीं सकते। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अलबत्ता जरूर सक्रिय हैं, लेकिन वो भी इलाकाई मसलों पर फोकस करके उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वोटर को कुछ अपील कर जाए। आपने 2014 में जो वादे किए, जो भावना व्यक्त की, वो आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या हुआ मोदी गारंटी का 2 करोड़ रोजगार का? क्या हुआ किसानों की डबल इनकम का? क्या हुआ महंगाई का? क्या हुआ काले धन का? प्रहलाद पटेल केंद्र के मंत्री थे, उनको राज्य का मंत्री बना दिया और कहा हम मुख्यमंत्री बनाई। उमा भारती ने बीजेपी को सींचा और उमा जी को प्रचार समिति में लेने लायक नहीं समझा। ये धोखा है नहीं तो नहीं क्या है? कांग्रेस नेताओं, नीतियों और सहयोग तीनों के संकट से जूझ रही है। उस पर उनके स्थानीय कार्यकर्ताओं की उदासीनता या झुके हुए कंधे भी मुश्किल की वजह बन रहे हैं। बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में इत्मीनान तो दिखता है,
लेकिन फिर भी वो पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि कहीं कोई कसर न रह जाए। इस लड़ाई में कौन उभर कर दिखने वाली विजयश्री हासिल करेगा, ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरी मेहमान है वंदना त्रिपाठी, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। वंदना जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है चेतन भट्ट, पत्रकारिता का बड़ा सशक्त हस्ताक्षर हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। चेतन जी का भी स्वागत। शुरुआत करेंगे संगीता जी से। संगीता जी, प्रदेश अध्यक्ष आपके जीतू पटवारी जी आज वहां थे, तो महाकौशल वाला इलाका ही कह सकते हैं, उसे दमोह ही कह सकते हैं। वो उस पर उनका फोकस ज्यादा इस बात पे था कि प्रहलाद पटेल जी के साथ गलत हुआ, उमा जी के साथ गलत हुआ। इतनी संवेदना इस वक्त क्यों? देखिए, जब जब भी प्रवीण जी भारतीय जनता पार्टी हमारे अंदर घुटी राजनीति की बात करती है तो माननीय जीतू पटवारी जी को ये बताना जरूरी भी था कि किस तरीके से आप अपने नेताओं का नाम बड़ा बताते हैं और बाद में उन्हें किस तरीके से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तो ये बताना जरूरी है जब भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाती है। तो जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ, उमा जी के साथ भी और प्रहलाद पटेल जी के साथ भी है। मैं आज JP नड्डा जी को सुन रही थी और मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ प्रवीण जी कि वो कोविड की बात कर रहे थे। तो बहुत अच्छा हुआ उन्होंने कोविड जैसा मसला देश के सामने रखा। आज ये निकलकर सामने आ गया कि जिस कोविड काल में इन्होंने ना इंजेक्शन दिए थे, ना इन्होंने बेड दिया था और ना ऑक्सीजन दिया था, जनता को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। और देश के महानायक जो कि नरेंद्र मोदी जी है, वो तो घर से बाहर तक नहीं निकले थे, जनता से मिले तक नहीं थे और लोग इधर से उधर पलायन कर रहे थे। स्टार जो हमारे स्टार हैं उनको निकलकर बाहर आना पड़ा, उन्हें सहयोग करना। राहुल गांधी जी रोड पर जाकर लोगों के साथ बैठे और उनसे बातचीत की, परंतु मोदी जी ने एक शब्द घर के बाहर तक नहीं निकले, PM आवास में बैठे रहे। तो ये इनकी संवेदना है देश की जनता के प्रति। कोविड काल में जिस तरीके से जनता त्रस्त हुई है, परेशान हुई है और कई लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी, और आज नड्डा जी कहते हैं जान है तो जहान है, आपने तो सबकी जान ले ली। ठीक है, जवाब लेते हैं। खुद के 2 भाई इंदौर में जो कि उसमें थे, नहीं ये गलत है। मेरा मतलब ये था कि अगर आपने देश के साथ सच्चाई की है तो जनता को बताइए। ठीक है, आप झूठे वही पूछ लेते हैं। वंदना जी की तरफ चलेंगे। वंदना जी, कोविड आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, ये आकलन है संगीता जी का। माफ कीजिए। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो सभी को सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए संगीता जी, एक कहावत है, खग जाने खग ही की भाषा। ये रामायण में चर्चित है कि जो जिसको जो बात समझ में आती है वो उस बात को समझ पाता है। खग की भाषा खग ही समझता है। तो ये जो प्रबुद्ध जनों की बातें हैं वो प्रबुद्ध जन ही समझेंगे। अच्छा। ना ही ये कांग्रेस पार्टी के नेता समझेंगे, ना ही कोई समझेगा कि कोविड में किस प्रकार से भारत में वैक्सीन बनाई गई, विदेशों में एक्सपोर्ट करी गई। भारत ही एक ऐसा देश था जिसने इस तरह से लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया था कि जिसकी वजह से बहुत कम मौतें हमारे देश में हुई। आप दूसरे देशों के थोड़े आंकड़े उठाकर जरा पढ़ लिया करिए, उसके बाद इस प्रकार की टिप्पणियां करिए। बहुत संवेदनशील विषय है। अब आप आ जाइए आपके जीतू पटवारी जी के ऊपर। आज उन्हें बड़ी चिंता हो रही है उमा भारती जी की, उन्हें बड़ी चिंता हो रही है हमारी पार्टी के नेताओं की। जब उन्हें हमारी पार्टी के नेताओं से इतनी संवेदनशीलता उन्हें महसूस हो रही है, इतनी चिंता हो रही है, तो अपनी पार्टी के नेताओं की चिंता क्यों नहीं करते? अपने कार्यकर्ताओं की चिंता क्यों नहीं करते? थोड़ी सी चिंता कर लेना। जीतू पटवारी जी के काल में कांग्रेस पार्टी छोड़ने का रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है। सबसे ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। जीतू पटवारी जी दूसरे दल के नेताओं की चिंता करने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं की चिंता कर लें, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये पूछ लेंगे। तीसरे मेहमान को कर लेता हूं। हमारे साथ चेतन जी हैं। चेतन जी, हालांकि इलाके विशेष में उन्हें बांधा नहीं जा सकता, बड़े पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी चूंकि जबलपुर से वाबस्ता है तो आज तो 2 दामाद आपके यहाँ थे। चेतन जी, क्या माहौल लग रहा है? JP नड्डा साहब भी थे और VD शर्मा जी भी थे। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती और जिस तरह से उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और जिस तरह से वो कांग्रेस के लोगों को अपने में समाहित कर रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कि उनमें एक अलग से एक स्फूर्ति और एक ऊर्जा दिखाई देती है। और नड्डा जी ने तो निश्चित तौर पे प्रबुद्धजनों की बैठक में ऐसे मुद्दे उठाए जो प्रबुद्धजनों के लिए लायक हो सकते हैं, जैसे आर्थिक अर्थव्यवस्था का मामला है, जैसे कोरोना की भी बात हुई थी उस मुद्दे पे कि तो कोरोना में हम लोगों ने जो जिस तरह से लोगों की जान बचाई, वो अलग बात है कि अब उस समय किस तरह की स्थितियां थी और परिस्थितियां थी और उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई, किस तरह से लोगों को शमशान घाट में तक जगह नहीं मिली, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को इतने प्रभावी तरीके से उठाती है जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो बहुत मजबूत है। दूसरा, उसका संगठन बहुत मजबूत है। अभी कांग्रेस के सामने तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां नेताओं की स्थिति है कि सुबह किसी नेता को टिकट देने की बात चले तो पता लगा शाम को वो गमछा पहन लेता है, भारतीय जनता पार्टी भगवा दुपट्टा ओढ़ लेता है, भगवा दुपट्टा ओढ़ लेता है। इसलिए कांग्रेस के सामने अभी बड़ा संकट है कि वो किस नेता को विश्वसनीय माने, किस नेता को विश्वसनीय न माने। इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों को उठा रहा, वो वास्तव में जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। चाहे वो आपकी महंगाई का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, पेट्रोल की कीमतों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि भारत एक बड़ा धार्मिक आस्था वाला देश है। और जिस तरह से भारतीय कांग्रेस ने जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योता को ठुकराया था, वो कहीं ना कहीं उसकी एक गंभीर चूक, क्योंकि आप देखिए कि 1-2 महीने के भीतर करीब 1 अरब से ज्यादा लोगों ने वहां पर चंदा दे दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय जनमानस में राम के प्रति अगाध, बिल्कुल सही, सहमत हूं मैं आपकी बात से। यही जवाब लेते हैं, संगीता जी की तरफ चलते हैं सर। एक बार संगीता जी 2-3 चीजें आप एड ऑन भी कर देता हूं मैं उसमें, नई जो आप सुनी भी होगी। उन्होंने एक बात और कही जेपी नड्डा साहब ने कि बीजेपी की ताकत उनके कार्यकर्ता हैं, और जिस कार्यकर्ता सम्मेलन अगर वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि आम सभा हो रही है। तो मैं चेतन जी की बात से सहमत हूं कि उनका संगठन बड़ा ताकतवर तरीके से चीजों को बिल्कुल नीचे तक पहुंचाता है, वो मिसिंग है आपके यहाँ। और दूसरा, रामलला का मसला अगर वो इलेक्शन के चरम पे वो लाएंगे तो आपको नहीं लगता कि नुकसान पहुंचा जाएगा? देखिए प्रवीण जी, दोनों बातों का जवाब दे देती हूँ, रामलला का भी और चंदे का धंधा जो है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदे का धंधा किया है। ये वैक्सीन की बात अभी हो रही थी, इस देश की जनता को वैक्सीन लगाने के नाम पर वैक्सीन कंपनियों से करोड़ों रुपया चंदा लिया गया, और जो कंपनी चंदा नहीं देना चाहती थी उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई पहुंचा दी और धमकाकर, दबाव बनाकर, डराकर उनसे चंदा लिया गया। जब करोड़ों रुपया अगर किसी पार्टी के पास है तो उनके साथ उनका कार्यकर्ता भी चलेगा, जनता भी चलेगी, जनता के साथ लोग भी आएंगे, पैसा दे देकर पब्लिक को बुलाते हैं। हमने ऐसा कौन सा चुनाव नहीं देखा जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को पैसा दे देकर भीड़ बुलाई हो। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की तो सभा में लोगों ने आना ही बंद कर दिया है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं झूठ बोल के जाते हैं, जुमला बोलकर जाते हैं, और जनता को कुछ भी नहीं देखे, या तो ताली बजाओ या थाली बजाओ। ना तो वो रोजगार देते हैं, ना महंगाई कम करते हैं, और ना महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं जेपी नड्डा जी को सुन रही थी, महिला सुरक्षा पर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जी को महान पुरुष बता रहे थे। मैं उनको भी जवाब देना चाहती हूं कि जिस तरीके से मणिपुर में बेटियों के साथ आबरू लूटी जा रही है, उनको किस तरीके से नग्न अवस्था में बाहर घुमाया जा रहा है, उन बेटियों की चिंता नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। वंदना जी जवाब भी देना चाह रही, आपको दूसरे सवाल में ही पर्याप्त वक्त दिया। एक बार वंदना जी विन करते हैं। वंदना जी जवाब दे दीजिए आप। और दूसरी बात ये है, सांसद ने उनके साथ अभद्रता की, उनको आज भी पर्याप्त मंत्री बनाकर रखा है। अब दूसरे मेहमान को सुन लेते हैं। रामलला की बात है तो रामलला की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता और कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस भी मंदिर बनाती। पर मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। अब जवाब संगीता जी प्लीज माफ कीजिए। वंदना जी को सुनिए क्या कह रही है। वंदना जी जवाब दीजिए और मेरा सवाल ले लीजिए। वंदना जी मेरा सवाल भी ले लीजिए। संगीता जी प्लीज, संगीता जी सुन लीजिए, आपको उन्होंने बहुत मौन होकर सुना। वंदना जी आप जवाब को देना चाह रही है वो दीजिएगा। मेरा एक सवाल ले लीजिए वंदना जी, ये ऐसे कैटेगराइज क्यों किया कैंपेन को? वंदना जी ये किस तरीके की संगीता जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। वंदना जी ऐसे कैटेगराइज क्यों किया कैंपेन को कि अलग अलग, जो हम अभी तक समझ पा रहे हैं, चेतन जी भी समझ पा रहे होंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग एजेंडे दिए कि वो फ्लोट करें।
मैं देख भी रहा हूँ लगातार सीएम बात करते हैं डेवलपमेंट की, एमपी की योजनाओं की, दिल्ली की योजनाओं की, इन सब की। वीडी शर्मा जी आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर के नेताओं पर हमला करते हैं। राम भी अब आएंगे ये खबर है, तो ऐसे कैटेगराइज क्यों किया, और जो आप जवाब देना चाह रहे हैं दोनों सवालों को जवाब। देखिए प्रवीण जी, ये एक क्रिकेट के मैच की तरह आप इसे देखिए कि जो स्पोर्ट्समैन जिस चीज में एक्सपर्ट होता है उसको वो काम दे दिया जाता है। जो अच्छा बॉलर है वो बॉलिंग करता है, जो बैट्समैन है वो बैटिंग करता है। अब मैं आपको, संगीता जी ने जो इतने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर, धारा 370 चुनावी मुद्दे नहीं है, ये आस्था के विषय हैं। हम भारत में रहते हैं और हम बिल्कुल ये कहते हैं कि हाँ, हमने राम मंदिर बनवाया। आपने क्यों नहीं बनवा लिया? आप कह रहे थे कि अगर आपको मौका मिलता तो आप अवश्य बनाते। संगीता जी सुन तो लीजिए, आपको सुन रही थी, फिर आपकी बारी में वो भी बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। सुन तो लीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करता है। प्लीज सुन लीजिए, आपकी बारी में भी अगर वो बोलेंगे तो मैं रोकूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसके विषय में आपको कुछ बताना चाहूंगी। नहीं, रोका था भाई मैंने। हाँ बोलिए। प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा समय आपका चाहूंगी। जरूर बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए। थोड़े छोटे मोटे आंकड़े बताऊंगी, ज्यादा नहीं, संक्षिप्त में, कि 2014 के पहले का भारत क्या था और अब भारत क्या है। कृपया मुझे समय दिया जाए। जल्दी बोलिए। देखिए, 2014 के पहले के भारत का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको याद होगा कि तब हम जॉब सीकर्स थे, अब हम जॉब गिवर्स हैं। हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। हमने 3 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया था और हमने 1 लाख बना भी दिए हैं। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब एक कंपैरिजन के थ्रू आपको बताऊंगी कि पहले 54 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 150 एयरपोर्ट है भारत में। ये भी तो बताइए, आपने तो ये भी कहा था, जो कहा वो करके कहा दिखाया। कृपया बीच में मत चिल्लाइए। अरे जो कहा करके दिखाया। आज 20 सिटीज में मेट्रो है, 354 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज 700 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स है। आप पहले सुनते थे 2G, 3G, CWC स्कैम, नेशनल हेराल्ड स्कैम, और आज एक अच्छी सरकार के ईमानदार सरकार। ठीक है, तीसरे मेहमान को इन करूंगा, माफ कीजिए, मैं तीसरे मेहमान को इन करूंगा, फिर अभी वक्त है। चेतन जी को इन करता हूँ, एक सवाल के बाद जा नहीं पाया उनके पास। चेतन जी आप बरगला नहीं पाएंगे, जिस प्रकार से आप चिल्ला रही हैं वो बता रहा है कि आप कितनी उत्तेजित। चलिए, उत्तेजित कोई भी नहीं हो भाई, बहुत सामान्य बहस चल रही है। एक तीसरे बहुत विमर्श चल रहा है भाई, बहुत विमर्श। चेतन जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, चेतन जी को इन करूंगा। दोनों अपनी सम्मानित अतिथियों से, गेस्ट से अनुरोध करूंगा। चेतन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको इन करना चाहता हूं मैं। अपनी जमानत चेतन जी को इन करना चाहता हूं, माफ कीजिए संजय प्लीज। ये अंताक्षरी में तब्दील हो जाएगा, फिर ऐसे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। आप दोनों की अंताक्षरी में मुश्किल हो जाएगी। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। चेतन जी को इन करूंगा, माफ कीजिए। चेतन जी, एक हमने बात की आक्रामकता की, आप उस तुलना में देखें कि क्या कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता, हम खुद भी देख रहे हैं कि भाई ठीक है संगीता ही डिफेंड करेंगी इसे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता वैसे फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहा जैसे बीजेपी ने काम बांट रखे हैं, और उनके दिल्ली के लोग भी आ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि भाई साउथ की तरफ ज्यादा फोकस की वजह यह कि भाई वहां की जमीन अभी उर्वर है सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए, यहां वो मान चुके हैं कि उतनी उर्वरता सियासी तौर पर नहीं है, एक वजह ये, या फिर लगातार पराजय जो है वो उनके कंधे झुका रही है? आपकी टिप्पणी चेतन जी। नहीं, देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से नैरेटिव पिछली विधानसभा में चल रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, उस समय आप देखिए कि जिस समय ये बात चल रही थी, सर्वे भी आ रहे थे, तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में आ गए थे, क्योंकि अधिकतर नेताओं को तो सत्ता की मलाई खाने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जो परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत निराशा का भाव निश्चित तौर पे आया है। और फिर उसमें एक और चीज जो ऐड ऑन हो गई है वो हो रही है कि तमाम नेता जो छोड़ के पार्टी को जा रहे हैं, वो भी कांग्रेस के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। अब तो ये खबर छपना चाहिए कि आज कोई कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं गया। हाँ, बीजेपी दफ्तर में सूना पड़ रहा। हाँ, क्योंकि ये तो 3 सिलसिला हो गया है। रोज ही आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को शामिल कर रही है। सवाल इस बात का है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है और उसके बावजूद अगर वो कांग्रेस के लोगों को शामिल कर रही, तो उन पार्टी के जो असली कार्यकर्ता हैं, जो खांटी कार्यकर्ता हैं, जो बरसों से
पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनका दरी पट्टा उठा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या बात आती है, उनमें किस तरह की निराशा का भाव, जिसका उदाहरण मैं भी आपको दे देता हूँ। हमारे जबलपुर में पाटन क्षेत्र के जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के नीलेश अवस्थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उनके ज्वाइन करते ही जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अजय विश्नोई, जो बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया ऑडियो के साथ, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस से आने वाले लोगों के लिए का सम्मान करना, स्वागत करना हमारी मजबूरी है। लेकिन इसके पलट आप प्रहलाद पटेल जी का भी बयान देखिए। जब जीतू पटवारी ने कहा कि अच्छा हुआ हमारे यहाँ से कचरा साफ हो गया, तो उनका कहना था कि हमने तो 3 डिब्बे बना के रखे, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा और एक मेडिकल वेस्ट। तो इसका मतलब है कि वो भी इसको कांग्रेस से आने वाले लोगों को कचरा मान रहे हैं। तो ये स्थितियां जो हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर तो कर रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और कांग्रेस के पास सबसे बड़ा जो संकट ये आज की तारीख में है कि उसके पास पैसे की भी कमी है। हमारे जबलपुर में जो दिनेश यादव प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो 1 नोट और 1 वोट की बात शुरू की, जिसको एमपी प्रदेश व्यापी किया है, प्रदेश व्यापी हो गया है। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा, आपको ही मालूम है कि 95 लाख रुपया अगर सीमा निर्धारित की है चुनाव आयोग ने, तो इसका मतलब है कि 5 से 7 गुना तो निश्चित तौर पर पैसा खर्च होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस किस तरह से अपने आप को चुनाव में, यही सवाल लेके चलते हैं संगीता जी पास। संगीता जी, पैसा नहीं है आपके पास, कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं और बड़े नेताओं का ज्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा। जो आपके यहाँ एमपी के बड़े नेता हैं वो इलाके में सिमट के रह गए। दिग्विजय सिंह जी अपना इलाका बचा रहे हैं, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा बचा रहे हैं। प्रवीण जी, यही तो देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस तरीके से विपक्ष के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, हमसे करोड़ों रुपया टैक्स वसूला जा रहा है, हमें हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, सीबीआई का, आईटी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि 2024 में मैं जाने वाला हूं। तो वो केन प्रकारेण सारे जो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, वो सारे उपकरण अपनाकर केवल चुनाव जीतना चाहते हैं। वो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। करोड़ों रुपया वो उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं पर किसानों का कर्ज माफ नहीं करते हैं। आप बताइए कि किस तरीके से देश के किसानों के हालात कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, किस तरीके से देश के उद्योगपतियों से चंदा लिया जा रहा है और किस तरीके से चंदे के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। पर ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं वंदना जी, जवाब। और मैं जवाब में ये भी जोड़ देता हूं जो चेतन जी ने कहा कि अगर आप लोग सरप्लस हैं तो फिर क्यों भर्तियां कराना भाई रोज। देखिए प्रवीण जी, किसी को भी अच्छा लगता है जब उसका परिवार बड़ा होता है, और हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हमेशा रहे और कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। बिल्कुल ये हमारा संकल्प है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, और हम बना कर तरीके की बात है यही। अब संगीता जी सुन लीजिए, देखिए आप बोल रही थी तो वो मौन थी। संगीता जी मैंने नोटिस दिया, अब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप बताइए, अब आप बताइए। संगीता जी सुन लीजिए, देखिए आपको सुना उन्होंने पूरे धैर्य के साथ। मेरी कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए संगीता जी, सुन लीजिए, वंदना जी सुन लीजिए। आपके बोलते वक्त वो सुन रही थी। बोलिए वंदना जी, बात पूरी करिए जल्दी। बिल्कुल पहले आप बोलिए वंदना जी, बात पूरी करिए प्लीज। देखिए प्रवीण जी, जोर जोर से चिल्लाना मुझे भी आता है, संगीता जी से भी ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाना आता है, पर ये मेरी पार्टी के संस्कार नहीं है। अगर इनकी पार्टी के नेता अगर यहाँ छोड़ कर आ रहे हैं हमारी पार्टी में, तो कुछ ना कुछ उन्हें यहाँ दिख रहा होगा। ये बताइए, ये बोलते हैं कि ईडी सीबीआई के डर से हम इन्हें यहाँ ज्वाइन करा रहे हैं। ये बताइए कि जो एक छोटा मोटा कार्यकर्ता है उसको सुन लीजिए भाई, शोर हो जाता है, उसके ऊपर कौन सा रडार पिट है। और हर कार्यकर्ता जो जमीन पर काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, हर राजनीतिक कार्यकर्ता की एक जमीनी पकड़ होती है, कुछ वोट्स होते हैं, और वो अपने साथ एक कार्यकर्ता के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जनता जनार्दन जुड़ती है, और यही कारण है कि हम अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी जी क्यों नहीं रोक पा रहे भाई? ठीक है, चेतन जी को करता हूं, आपको पर्याप्त वक्त दिया, चेतन जी को करते। चेतन जी, इस पूरे मसले को लेकर आप अगर देखें, बड़ा एक हम निष्पक्ष आकलन करें, वो एक सवाल बड़ा लाजिम हो जाता है कि फिक्स वोट बैंक तो कांग्रेस का है। हमने आज के अपने पैकेज में भी बात कही कि वो फिक्स वोट बैंक तो है,
जो अभी तक तो उस तरह चौपट नहीं हुआ। पिछली बार भी मोदी की लहर में 34.5% के आसपास वोट शेयर था, विधानसभा चुनाव में भी 40% के आसपास वोट शेयर था। ये फिक्स वोट बैंक इस बार आपको लगता है कि मुसल्लम रह पाएगा, साबुत रह पाएगा? ये देखिए प्रवीण जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि परंपरागत वोट जो होता है जिस पार्टी का, वो वही जाता है। किसी भी परिस्थिति में जो बरसों से जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो वही जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी वोट की जो संख्या बढ़ाने का, प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रही है और उसमें वो लगभग सफल भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को और ज्यादा प्रयास करना होगा निश्चित तौर पे, तब उनका जो वोट का जो एक सीमा है 40% की, वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक बात की बड़ी खुशी हुई मुझे दोनों प्रत्याशियों की बातें सुन के, जी प्रवक्ताओं की, कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के नेताओं की बड़ी चिंता कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम राजनीति में तो वो प्रहलाद पटेल की चिंता कर रहे हैं, तो वो उमा भारती की चिंता कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम ये मनभेद तो नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रतिशत बढ़ाने की बात है, उसमें कहीं ना कहीं उसको सफलता मिलती जा रही है। और ठीक है चेतन जी, माफ कीजिए मुझे, मैं कहीं और जाता लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे हमने कहा, इस बात से तो सबको सहमति होगी कि भाजपा बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार करती है। अब ये आक्रामकता वोट में और सीट में कितनी तब्दील होगी, ये तब पता चलेगा। रोज की तरह यही कहूंगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।